बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पिछली बार मैंने आपको फार्माकोकिनेटिक्स की डिफिनेशन बताई थी कि फार्माकोकिनेटिक्स में क्या क्या होता है। जैसे ADME, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो आज अब हम देखेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या है फार्माकोकिनेटिक्स में, और मैं ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये किस चीज की बनी होती है, और इसमें दवा किस तरीके से पास आउट होती है, यानी कि पास कैसे होती है, तो ये देखेंगे। तो आपको पहले ही पता है, फार्माकोकिनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ बॉडी। यानी कहने का मतलब ये है कि दवा किस तरीके से शरीर में जाती है और किस तरीके से शरीर से बाहर निकलती है। तो ये जितनी भी फार्माकोकिनेटिक्स प्रोसेस होती है वो सब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर ही होती है, यानी कि इसको क्रॉस करके ही अंदर सेल के अंदर होती है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती है बाइलेयर होती है, बहुत ही पतली, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है, जो कि 2 लेयर होती है, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल की बनी होती है। जो पोलर ग्रुप क्लोरोसिल फास्फेट और एथेनॉल या कोलिन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो ये जो सरफेस होती है, तो ये जो झिल्ली होती है वो बहुत ही पतली होती है। तो इसके जो दो मुख्य रूप से फास्फोलिपिड और इसके पोलर हेड दूर बाहर की हुए होते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये पोलर हेड। और जो टेल होती है, ये टेल होती है, ये हाइड्रोफोबिक हुई, यानी कि जल को प्यार करने वाली नहीं। और हाइड्रोफिलिक का मतलब तो हाँ, जल को प्यार करने वाली। तो ये जो ध्रुव है, 2 पोलर हेड है, तो एक ये बाहर, ये अंदर की, ये अंदर वाला जो है, ये अंदर वाला इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं लिपिड, और ये बाहर का हाइड्रोफिलिक होती है। बीच में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और जो झिल्ली को लचीलापन और मजबूती भी देता है। इसी वजह से जो होती है झिल्ली विद्युत रूप से बहुत प्रतिरोध होती है, यानी कि बहुत आसानी से गुजरने नहीं देती है। अब इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, जिनको चीनी से जुड़े हुए प्रोटीन और लिपिड होते हैं, ये होते हैं। और इसमें बीच बीच में जो होते हैं पोर होते हैं, ये जो बीच में पोर होते हैं, जहाँ से आसानी से जल पास हो सकता है, लेकिन बहुत कम होते हैं। ज्यादातर जो होती है दीवार, जो लिपिड की ही बनी होती है, यानी कि पानी बहुत आसानी से नहीं जा सकता है। ऐसे प्रोटीन भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी बाहर की तरफ जो होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जो अंदर की तरफ होते हैं उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। अब ये प्रोटीन जो होते हैं फ्री फ्लोट होते हैं, फ्री फ्लोट करते रहते हैं, फ्लूइड मोजेक मॉडल की तरह इधर उधर घूम सकते हैं। कुछ जगहों पर कुछ पानी से भरे छोटे छोटे स्पेस भी होते हैं, ये जो पोर बता चुके हैं। तो अब दवा का सफर इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में किस तरह से होता है, वो आप देखेंगे 3 तरह से होगा। एक तो पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा फिल्ट्रेशन, या तीसरा स्पेशलाइज्ड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो ज्यादातर जो होता है, दवा जो होती है वो ज्यादातर पैसिव डिफ्यूजन से ही होती है, पैसिव डिफ्यूजन से ही इस दवा का फैलाव होता है। तो अब आगे देखेंगे हम पैसिव डिफ्यूजन है क्या।
हाँ, तो हम बता रहे थे कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से दवा किस तरीके से पास होगी। तो ट्रांसपोर्ट किस तरह से पहला है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन होता क्या है? इसका तरीका यह है कि दवा खुद ब खुद हाई कंसेंट्रेट से लो कंसेंट्रेट की तरफ दवा चली जाएगी। दवा आराम से डिजॉल्व हो जाएगी। जो दवाएं लिपिड में घुलनशील होती है वो बहुत जल्दी आसानी से झिल्ली के पास चली जाएंगी, और जो दवा पानी में घुलनशील होंगी वो पार नहीं होंगी। वो फिल्ट्रेशन में जो पोर बताए थे हमने, जो वो पोर आपको बताया था, ये पोर यहाँ इस तरीके से ये पोर जो बताया था उसमें जो होगी इक्वस वाली दवाएं जो पानी में घुलनशील होंगी वो यहाँ से पास होंगी, और लिपिड सॉल्युबल वाली दवाई जो है ऐसिड रिफ्लक्स से आसानी से निकल जाएगी। अब ये दवाइयाँ देखिए, इसमें ये जो बनी हुई रेक्टेंगुलर की जो है वो हो गई नॉन लिपिड वाली सॉल्युबल ड्रग, और इस तरीके से ये हो गई है लिपिड सॉल्युबल ड्रग। तो कहने का मतलब पहली पैसिव डिफ्यूजन में जो होगी दवाइयाँ हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन आराम से पैसिव डिफ्यूजन से चली जाएंगी। अब होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा रोल पीएच और आयनाइजेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर पीएच से ही पता चलेगा दवा घुलेगी कि नहीं घुलेगी। तो ज्यादातर होता क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली दवाइयाँ जो होती है पीएच के हिसाब से आयनिक या आयनाइतिक हो सकती है। ज्यादातर दवाइयाँ जो होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, जो कि पीएच के हिसाब से आयनिक या अन आयनित हो सकती है। अब आयनाइज्ड वाली जो लिपिड में घुल जाती है वे झिल्ली से आसानी से पार कर जाएंगी, और जो आयनित होगी वो पानी में घुलती है तो धीरे वो झिल्ली से नहीं गुजर पाएंगी। वो बहुत धीरे से, वो बहुत स्लो ही निकलेंगी। वो भी जहाँ पोर है वहां से आसानी से निकलेंगी। तो वीक एसिड वाली जो दवाइयाँ होंगी जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, फिनोबारिटोन, तो ये जो होगी हेंडरसन और हेसेलबर्ग इक्वेशन के अनुसार इनका रूल फॉलो होगा। जैसे ये इक्वेशन ये है पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच। यहाँ पे पीके जो है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, और ये ऊपर वाली ये ए माइनस है ये आयनाइड ड्रग है, और एच हो गया अनआयनाइज्ड ड्रग। तो अनआयनाइज्ड जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्वेंट होगी, और ये हो गई आयनाइट वाली ड्रग। अब इसमें मेन बात याद रखने वाली है, जब पीएच और पीके बराबर हो जाए, यानी कि 50% बराबर, पीएच बराबर पीके बराबर हो जाएगा, यानी कि जब ए बराबर इक्वल ए एक्स, यानी कि पीएच बराबर पीके बराबर हो जाएगा, तो दवाई 50% आयनित होगी और 50% अनायनित होगी। अब जब पीएच बढ़ता जाएगा, पीएच बढ़ेगा तो वो अधिक अल्कलाइन हो जाता है, तो वीक एसिड ज्यादा आयनित हो जाएगा, यानी कि ये ए बढ़ेगा। तो जब ए बढ़ेगा तो लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब पीएच अगर घटेगा तो वो अधिक एसिडिक हो जाएगा, तो वीक एसिड ज्यादा अनायनित हो जाएगा। तो अब जब ये भी है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब पीएच घटेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। यानी कि पीएच बढ़ने पर
ये हिस्सा बढ़ेगा तो दवा का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और पीएच घटने पर ये हिस्सा बढ़ेगा तो दवा घुल जाएगी आसानी से। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे स्टमक में पीएच 1 से 3 तक होता है, यानी बहुत एसिडिक। यहाँ पे वीक एसिडिक वाली दवाएं हैं, जैसे अभी बताया, इस पे ज्यादा आयनिक रहती है, अच्छा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच होता है 6 से 7.5 तक रहता है, यानी कि वीक बेस वाली दवाइयाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। अपनी बेस में जैसे मॉर्फिन है, एम्फेटामिन है, क्लोरोक्विन है, तो ये तो, इनका जो होता है आयनिक रूप जो होता है वो BH प्लस होता है, BH प्लस होता है। तो इनमें क्या होगा, पीएच बढ़ेगा तो अनआयनिक हो जाएगी, ठीक है, अनानाइज हो जाएगी, तो इनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। पीएच इनका घटेगा तो एसिडिक हो जाएंगी, और एसिडिक हो जाएंगी तो एब्जॉर्प्शन कम। तो लिपिड सॉल्युटी वाली जो होंगी ज्यादातर दवाइयाँ, उनका एब्जॉर्प्शन इसमें आराम से हो जाएगा। और अनआयनिक वाली दवाइयाँ होंगी, उनका भी इनका भी इसी तरीके एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। पीएच और पीके का फर्क ही आयनिक और अनजायनिक होने पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर दवाइयाँ इसी तरह का पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होती है। थैंक यू।